हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सबुक्ता एंड आई एम एन आइल्स ट्रेनर। सो ये वीडियो है मेरी, आपको आज करवाऊंगी मैं हेडिंग्स। हमने पिछली वीडियो में किया था कैम्ब्रिज बुक 1 का टेस्ट 1 का फर्स्ट पैसेज एंड उसकी हमने की थी समरी, और उसी की आज हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज जो कि है हेडिंग्स। हेडिंग्स के रिलेटेड मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पूछ रहे थे कि इसको करने का क्या हमारे पास सही प्रोसेस और क्या तरीका हो सकता है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो जब भी आप हेडिंग करते हो, यहाँ पर हेडिंग्स काफ़ी टाइप्स की होती हैं, लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ इसमें हम सिर्फ सॉर्ट करेंगे ये एक्सरसाइज। तो इसमें आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, कुछ ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊंगी। जब आप हेडिंग सॉर्ट करते हो तो हेड टू टेल मेथड कीजिए अगर पैसेज आपका काफ़ी बड़ा है। लेट्स से अगर आपको लगता है पैसेज काफ़ी बड़ा है तो आप उसके इंट्रोडक्टरी लाइंस और उसका एक कंक्लूजन पढ़ लो, उसी में से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी हेडिंग जो है आपकी मैच करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर हेडिंग इज दैट व्हेन यू आर डूइंग हेडिंग इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव 2 ऑप्शंस। आप एक क्वेश्चन को 2 ऑप्शंस अगर देते हो और एंड में जब आप फाइनलाइज करते हो तो उसमें आपको बहुत ईजी हो जाता है एक तो डिडक्ट करना साथ साथ 2 ऑप्शन को, और दूसरी ऑप्शन को किसी और जगह पे एग्जैक्टली आप फिट करते हो, और उसमें कंफ्यूजन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो लेट्स डू आवर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द सेम पैसेज for the Cambridge book 1 test 1, a spark of flint, how fire leapt to life. So the first आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगर आप देखें अपनी रीडिंग पे, made using a less poisonous type of phosphorus। अब यहाँ पर बच्चे ज़्यादा फोकस किस पे कर देंगे? फॉस्फोरस पे, क्योंकि ये ऐसा एक वर्ड है जो कि इजीली आपको पीछे मिल जाएगा, लेकिन आपको इस पे कहाँ पर कंसंट्रेट करना है। उन्होंने यहाँ पर एक टाइप पूछी है तो आपको टाइप के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। इसकी लोकेशन अगर आप पीछे देखें पैसेज के बीच में, द 9th क्वेश्चन 9th, the paragraph started that was 62 years after a Swedish chemist called had discovered non-toxic red और amorphous phosphorus। तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज नॉन टॉक्सिक, और यहाँ पर पीछे अगर आप क्वेश्चन में देखिए 9th क्वेश्चन में उन्होंने लिखा लेस पॉइजनस। सो लेस पॉइजनस एंड नॉन टॉक्सिक यहीं से मुझे मिल गया है, लेकिन इसको ढूंढने से पहले मेरा फर्स्ट जो तरीका क्या होगा, मैं फॉस्फोरस ढूंढूंगी कहाँ पर कितनी प्लेसेस पे लिखा है, उसके बाद उसको कंपेयर कर दूंगी कि टाइप कहाँ पर लिखी है। देन आफ्टर आई फाइनलाइज्ड माई आंसर, और इसका आंसर है F। उन्होंने लिखा टाइप ऑफ मैचेस, हमने किस तरीके की मैच की डिस्क्रिप्शन दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं उसके, और इसके कैरेक्टरिस्टिक और किसने इसके बारे में बताया था, द लंडस्ट्रॉम सेफ्टी मैच, ये इस मैच के बारे में बोला है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज आइडेंटिकल टू अ प्रीवियस टाइप ऑफ मैच। सो अब पहले ही माइंड में आपने सोच लेना, अगर यहाँ आइडेंटिकल लिखा है पीछे कोई इसी के रिलेटेड तो नहीं लिखा होगा, सेम ना लिख दिया हो एकदम से, ट्विनिंग ना लिख दिया हो, कुछ अपने माइंड में पहले ही अपने क्वेश्चनिंग इस तरीके की कर लेनी है। सो 10th का आंसर अदरवाइज आपका है डी, लुसिफर्स। अब इसकी लोकेशन मैं आपको बताऊंगी किस साइड पर है। इसकी लोकेशन है, द पैराग्राफ स्टार्ट्स लाइक वॉकर्स नेवर प्रिटेंडेड हिज इन्वेंशन एंड 3 years लेटर इट वॉज कॉपीड। तो कॉपीड की गई थी किसके द्वारा? बाय अ सैमुअल जॉन, मतलब ये चीज पहले से ही थी और उसको कॉपी किसने किया? सैमुअल जॉन, हु मार्केटेड हिज प्रोडक्ट एज लूसीफर्स। सो ये वाली जो मैच स्टिक थी इससे पहले से, प्रीवियस मतलब और पहले से हो गया, आइडेंटिकल मतलब कॉपी हो गया, तो दोनों वर्ड आपके मैच कर गए। सो आंसर आपका हो गया डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11th, कॉज्ड अ डेडली इलनेस। अब यहाँ पर डेडली इलनेस लिखा, हो सकता है पीछे उन्होंने डिजीज का नाम लिख दिया जो क्योरेबल ना हो, तो माइंड में पहले ये चीजें लेकर हम पीछे इसको ढूंढेंगे। इसका आंसर अदरवाइज है ई, द फर्स्ट स्ट्राइक एनीवेयर मैच। उसी पैराग्राफ पे जहां पर लिखा हुआ है हाउ एवर सिंस व्हाइट फोस्फोरस is a deadly poison. From 1845, matchmaker exposed to its fumes succumbed to necrosis, a disease। मैंने आपको पहले ही बोला था, हो सकता है पीछे उन्होंने डिसीज वर्ड बोला होता है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है that eats away jaw bones। तो फिर यहाँ वाला हमारा ये मैच हो गया, डेडली इलनेस डिजीज से हमारा मैच हो गया। Now the coming to the next question that is your 12th, first to look like modern matches। तो कहते हैं फर्स्ट
किस तरीके की लुक थी उसकी, लाइक मॉडर्न मैचेस। अब मॉडर्न मैचेस लिखा है मतलब कि हो सकता है, अब मॉडर्निज्म अगर हम लिखते हैं आजकल के बारे में लिखते हैं तो इसका मतलब आज, मॉडर्न मतलब ऑब्वियसली आज के बारे में, कहीं टुडे ना लिख दिया हो पीछे। तो हमने ये पहली ना, हमने फोकस ये नहीं रखना कि मॉडर्न वर्ड को ही ढूंढना है हमने, हो सकता है उन्होंने टुडे वर्ड ना लिख दिया हो। अदरवाइज इसका आंसर है सी, दैट इज कॉन्ग्रीव्स। और इसकी लोकेशन हम देखेंगे इसके ऊपर वाले पैराग्राफ पे, द फर्स्ट मैचेस, अब यहाँ पर लिखा हो द फर्स्ट मैचेस रिजेंबलिंग दोज यूज्ड टुडे, यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने, और उन्होंने पीछे लिख दिया द फर्स्ट मैचेस, फर्स्ट टू लुक, और पीछे क्या लिखा था, फर्स्ट मैचेस रिजेंबलिंग दोज यूज्ड टुडे were made in 1827 by John Walker, an English parameist who borrowed the formula from military. तो ये वाला हमारा लोकेशन इस क्वेश्चन के लिए मैच हो गया। Now coming to the next question, 13th, first matches used for advertisement. सो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया। अब हो सकता है एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सा और वर्ड हम यूज़, मार्केटिंग ना, मीडिया ना यूज़ कर दिया हो, तो हमने अजम्पशंस लेके चलनी है कि ऐसे रिलेटेबल वर्ड्स होंगे तो मेरा आंसर होगा। अदरवाइज 13 का आंसर है आपका जी, बुक मैचेस। सो द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, द अमेरिकन्स however can claim several first in match technology and marketing। जैसे मैंने को पहले ही बोला था, हो सकता है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग लिखा है तो पीछे हो सकता है उन्होंने मार्केटिंग वर्ड ना यूज़ कर दिया, और यहाँ पर भी उन्होंने स्पेशली लिखा है फर्स्ट। ये मेरा मैच कर गया, कंफर्म करने के लिए मेरा ये जो कीवर्ड है इसने मैच कर दिया। देन इन मैच टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग इन 1892 द डायमंड मैच कंपनी पायनियर्ड बुक मैचेस। सो ये वाला जो मेरा है आंसर मैच हो गया। नाउ द 14th वन, रिलाइड ऑन एन एयर टाइट ग्लास कंटेनर। अब एयर टाइट ग्लास, कोई ट्यूब हो जिसे बंद किया गया हो, जिससे एयर पास ना होती हो, तो जब भी हमने कोई क्वेश्चन करना है हमने सिर्फ वर्ड्स नहीं बिठाने अपने मन में, सिर्फ उसका मतलब बिठाना है अपने माइंड में, तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा हमें पीछे रीडिंग को सॉल्व करना, और बार बार हमें फ्लिपिंग नहीं करनी पड़ेगी क्वेश्चन को रीड करने के लिए। सो इसका अदरवाइज आंसर है हमारा द एथेरियल मैच। अब इसका हम पीछे लोकेशन ढूंढेंगे कहाँ पर है। The paragraph starts, the quest for a practical match really began after 1781 when a group of French chemists came up with the phosphoric candle or ethereal match, a sealed glass tube containing a twist of paper tipped with phosphorus. So यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है सील्ड ग्लास, तो यहाँ से मुझे पता चल गया, पीछे लिखा था एयर टाइट, ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को हम सील करते हैं उसमें से एयर तो निकलेगी नहीं, सो मेरा ये मैच कर गया विद ए। Now the 15 is made with the help of an army design। अब आर्मी है, आर्मी के साथ और क्या आ सकता है, मिलिट्री भी आ सकता है, सोल्जर्स कुछ रिलेटेड इस तरीके की चीज़ें ना लिखी हों। अब पीछे जाऊंगी, इसका आंसर है कॉन्ग्रीव्स। उसके साथ ही इसी में द सेकेंड पैराग्राफ अगर आप देखते हो उसके साथ वाला ही, द फर्स्ट मैच रिजेंबलिंग दोज यूज्ड टुडे वर मेड, इसके साथ लिखा हुआ है उन्होंने हु बोरोड द फॉर्मूला फ्रॉम अ मिलिट्री rocket maker called Congreve. So the answer is C, that is Congreves. So this is your for your first paragraph. This is the last exercise. Now we will do the next paragraph for the same reading, that zoo conservation programs, and the first exercise is your true, false and not given. So now we will do the 17th question. Zoos made an insignificant contribution to conservation up until 30 years ago. So अब ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले आप गलती क्या करते हो, आप ये क्वेश्चन में सिर्फ आप ट्राई करोगे कि कीवर्ड ढूंढना, मैंने सिर्फ कीवर्ड ढूंढना और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करते। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जूज मेड एन इनसिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। सो इनसिग्निफिकेंट जो वर्ड है ये आपको अंडरस्टैंड करना है, किस चीज़ के लिए इनसिग्निफिकेंट था, किसकी कंट्रीब्यूशन के लिए इनसिग्निफिकेंट था, मतलब शायद नहीं सही होगा अगर हम स्टूडेंट लैंग्वेज में बोलें तो, मतलब कि कुछ नेगेटिव ही बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की, किसके लिए, टू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए वो बोल रहे हैं इनसिग्निफिकेंट था उसका कंट्रीब्यूशन, कब तक वो भी उन्होंने बताया हुआ है, अप until 30 years ago, until
30 years ago। और जो ये until वर्ड है आपका, आपने इसको इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसकी आपने क्या कर लिया, आपने कीवर्ड मैच कर लिया, इनसिग्निफिकेंट को कंट्रीब्यूशन किसके लिए, कंजर्वेशन 30 years ago। अब 30 years ago हम पीछे देखेंगे, शायद हमें इजीली लोकेशन मिल जाएगी क्योंकि हमने 30 ईयर को एज अ लोकेशन कीवर्ड मैच कर लिया है। नाउ वी विल फ्लिप द पेज और हमने इसका स्टार्ट कर दिया ढूंढना, और यहाँ पर मुझे 30 years सेकेंड पैराग्राफ में मिल गया। यहाँ लिखा हुआ है zoos were originally created as places of entertainment and their suggested involvement with conservation didn't seriously arise until about 30 years ago, when the Zoological Society of London held the first formal international meeting on the subject। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि पीछे भी वो सेम चीज़ बोल रहे हैं और यहाँ पर भी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं था, और उन्होंने पीछे से इनसिग्निफिकेंट की जगह क्या लिख दिया, डिडंट सीरियसली अराइज। तो सीरियसली अराइज, और उसके बाद उन्होंने वो भी बोला है कब तक, अबाउट 30 years ago। until and about is the same thing। तो मेरा सब कुछ जो सेंस है क्वेश्चन की और पैसेज की मैच करगी, दैट इज वाई द आंसर इज yes। Now moving to our next question, that is the WZCS document is not known in Eastern Europe। अब कहते हैं कि ये easy वन है कि जो ये वाला डॉक्यूमेंट था, आपने ज़्यादा फोकस करना है डॉक्यूमेंट के बारे में। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, वो फोकस कर लेते हैं कि द WCCS जो चीज़ पीछे इसके बारे में बताएगी उसके बारे में वो नोन नहीं थे, तो वो इसको फॉल्स करते हैं ज़्यादातर। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में बात की है, तो कहते हैं नहीं नोन था। कहाँ पर नहीं नोन था, इन ईस्टर्न यूरोप। सो मेरा जो है लोकेशन वाला कीवर्ड कौन सा है, ईस्टर्न यूरोप। यस, यू आर राइट। सो ईस्टर्न यूरोप जो है मेरा मेन कीवर्ड है, एंड हम पीछे में ढूंढूंगे कि डॉक्यूमेंट के बारे में बात कहाँ कर रहे हैं ये। सो इन द सेम पैराग्राफ हम पढ़ेंगे आपकी ये लाइन बनेगी 2 3 4 5 6 7 आपका जो सेंटेंस है वो आप चेक करिए सेम पैराग्राफ में। This commitment has now been defined in the World ZPO important and welcome document doesn't seem to be based on an unrealistic optimism about the nature of the zoo industry। अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो कमिटमेंट की गई थी, जो कि क्लियर थी, क्लियरली जो कि डिफाइन की गई थी कि जो इम्पॉर्टेंट एंड वेलकम डॉक्यूमेंट है, कि जो ये वाली चीज़ है डॉक्यूमेंट है, कहते हैं ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसको वेलकम डॉक्यूमेंट किया गया है, लेकिन ये क्या सीम किया गया था कि ये अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म के ऊपर है, मतलब कि जो नेचर ऑफ जू इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं की उन्होंने कि उनको डॉक्यूमेंट के बारे में पता था या नहीं पता था, कि और स्पेसिफिकली कहाँ पता था या नहीं पता था, ईस्टर्न यूरोप के बारे में। सो दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन जो मेरा है नॉट गिवन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज zoos in the WCCS select list were carefully inspected। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो WZCS सिलेक्ट लिस्ट थी, तो उनकी एक लिस्ट थी, सिलेक्ट लिस्ट थी, कहते हैं वर केयरफुली इंस्पेक्टेड। अब इंस्पेक्टेड वर्ड जो है मेरा वो क्या बन जाएगा, पीछे मेरा लोकेशन वाला कीवर्ड बन जाएगा, और जो सिलेक्ट लिस्ट है। अब यहाँ पर आपने ना एक ध्यान देना, यहाँ पर बच्चों को ये क्वेश्चन ज़्यादातर मिलता नहीं है, वो गेस वर्क कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर उन्होंने लिखा हुआ है सिलेक्ट लिस्ट, अब लिस्ट हम लिखते कहाँ पर है, लिस्ट ऑब्वियसली किसी पेपर पर लिखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट होता है ना लिस्ट का हमारा, तो हो सकता है लिस्ट को उन्होंने इस चीज़ में कुछ कन्वर्ट किया हो, कुछ पेपर वर्क कर लिख दिया हो या कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ लिखा हो, वो चीज़ें हमने सोच के पीछे इसको पढ़ना है। जो केयरफुली इंस्पेक्टेड है हमारा, जो इंस्पेक्टेड क्या हो गया कि इंस्पेक्टेड करते हैं, वो वर्ब बन गया, और उसको किस तरीके से किया गया, अच्छे से कि बुरे तरीके से कि इग्नोर किया गया, उन्होंने बोला केयरफुली। तो ये सारी सेंस मेरी मैच कर रही है कि नहीं, मैं पीछे जाकर देखूंगी। सो उसी पेज के ऊपर जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, The second flaw in the reasoning of WZCS document is the native faith it places in its 1,000 core zoos. One would assume that the caliber of these institutions would have been carefully examined, but it appeared that the criteria for inclusion on this select list
सिलेक्ट लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल गया, सो इट मीन्स यहीं पर है वो चीज़। might merely be that the zoos is a member of zoo federation or association। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, whenever you do your reading do not forget and never ignore grammar। और अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ यूज़ की गई है जहाँ जिसको बोलते हैं मोडाल्स, उससे हमारी सारी सेंस चेंज हो जाती है। पीछे उन्होंने बोला है कि वन वुड एज्यूम, कहते हैं वन वुड मतलब एज्यूम किया गया था किस चीज़ के बारे में, कि कैलिबर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वुड हैव बीन, के की जा सकती थी लेकिन हुई नहीं। तो हमें ये चीज़ समझनी है, ग्रामेटिकली उन्होंने ये चीज़ साफ साफ बोल दी है कि केयरफुली एग्जामिन नहीं हुई। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला केयरफुली इंस्पेक्टेड हुई, लेकिन पीछे बोलते हैं केयरफुली इंस्पेक्टेड नहीं हुई, जबकि सिर्फ अजम्पशन थी कि उनको लगता था कि अच्छे से एक्सपेक्ट वो की गई है। तो लेकिन वो क्या था, जो सिलेक्ट लिस्ट थी, अपीयर्स दैट द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्ट लिस्ट, जो सिलेक्ट लिस्ट थी वो सिर्फ इसलिए नेम उसका लिखा जाता था कि वो एक मेंबर है, लेकिन उसको कोई उसकी इंस्पेक्शन नहीं की जाती थी। तो इसलिए आपका आंसर इसका है नो। Now the next one is no one knew how the animals were being treated at Robin Hill Adventure Park। कहते हैं किसी को नहीं पता था क्या, how the animal were being treated, किस तरीके से किए जाते थे at Robin Hill Adventure Park। So हम पीछे जाएंगे। Now paragraph, fourth paragraph, सेकेंड फोर्थ लाइन जहाँ लिखा है दीज इंक्लूड रॉबिन हिल एडवेंचर पार्क ऑन द एल्स ऑफ वेट विच मैनी कंसिडर द मोस्ट नोटोरियस। नोटोरियस विल का मतलब क्या होता है, वेल नोन फॉर इल नेम। इसका मीनिंग ये होता है, इन केस अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो भी हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्होंने लिखा नोटोरियस कलेक्शन ऑफ एनिमल इन द कंट्री, दिस एस्टेब्लिशमेंट विच फॉर ईयर्स वाज प्रोटेक्टेड बाय द एल्स लोकल काउंसिल। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो विच मैनी कंसिडर द मोस्ट नोटोरियस कलेक्शन ऑफ एनिमल which viewed it as a tourist manatee was finally closed down। अब ना मुझे एक वर्ड मिल गया which finally closed down, मतलब कि कोई भी चीज़ ऑब्वियसली शायद चल नहीं रही, किसी से प्रॉफिट नहीं हो रहा, या वो चीज़ अच्छी नहीं है तभी बंद की जाएगी ना, या कोई प्रॉब्लम आई है तभी वो चीज़ बंद की जाती है। तो इट्स मीन जो नोटोरियस वर्ड है वो कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव चीज़ के लिए ही बोला जाता है। अगर उन्होंने बोला मोस्ट नोटोरियस तो अच्छी नहीं के बारे में बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज़ तभी वो बंद की गई है। और यहाँ पर उन्होंने बोला गया है कि नो वन न्यू हाउ द एनिमल वर बीइंग ट्रीटेड, किसी को नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर बोला है कि वो मोस्ट नोटोरियस कलेक्शन ऑफ इन द कंट्री, तो वो सबको पता था कि वो इल नेम के लिए जाना जाता था, इसलिए यहाँ पर आंसर मेरा हो जाएगा नो। Moving towards the next question 21, Colin Touch was dissatisfied with the treatment of animals at London Zoo। कहते हैं कि कॉलिन टच जो थे was dissatisfied, वो dissatisfied थे with the treatment of animal। किसके साथ, किसके चीज़ के लिए वो dissatisfied थे, ट्रीटमेंट, किसका ट्रीटमेंट, एनिमल्स का, कहाँ पर, लंदन जू। तो मुझे अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया है। मैं पीछे कॉलिन टच ढूंढूंगी, वो ईजी है मुझे ढूंढना, लोकेट करना। आई विल फाइंड आउट। यहाँ पर कॉलिन टच, ऑथर ऑफ लास्ट एनिमल्स एट द जू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1992, argues that if the world zoo worked together in cooperative breeding programs, then even without further expansion they could save around 2,000 species of endangered land vertebrates. This seems an extremely optimistic proposition from a man who must be aware of the failing and weakness of the zoo industry, the man who। अब यहाँ पर कहीं भी ये तो लिखा ही नहीं है उन्होंने कि वो ट्रीटमेंट से डिससेटिस्फाई थे, इसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की। तो जब बात ही नहीं की तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यस, नॉट गिवन। सो द आंसर इज नॉट गिवन। नाउ द लास्ट question of this exercise 22, the number of successful zoo conservation program is unsatisfactory। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आपको अपने माइंड से, आपने काफ़ी पैसेज पढ़ लिया होता है और आपको पहले ही पता होता है कि सब कुछ जू के बारे में क्या बोला गया, सारा कुछ जूस के बारे में नेगेटिव ही बोला गया है। अगर ये रीडिंग मैं करूँगी तो मुझे ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पीछे काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इसके बारे में। तो ये
ऑब्वियसली जो प्रोग्राम था हर किसी ने क्या बोला, अनसेटिस्फैक्ट्री था, तो इसका आंसर है आपका येस। अदरवाइज लिखा भी हुआ है उन्होंने इन द लास्ट पैराग्राफ, यू कैन से गिवन दैट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट लंडन जू वाज हेल्ड 30 years ago, दिस इज अ प्रीटी स्लो प्रोग्रेस एंड अ लॉन्ग वे ऑफ टच टारगेट ऑफ 2000। जो जू कंजर्वेशन प्रोग्राम था वो बहुत स्लो था, तो वो सीरियसली नहीं लिया गया था, सो दैट इज़ वाई इसमें उस एंड में कंक्लूड भी वही किया है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, येस। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होंगी एक्सरसाइजेज। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। कुछ वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी, हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक है जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी फॉर सॉल्विंग योर ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। Now the next one is choose the appropriate letter A, D and write them in boxes 23 to 25 on your answer sheet. So अब हम करेंगे क्वेश्चन 23rd to 25th, वो क्या है आपके MCQs. So moving with the first one, that is 23rd of MCQ exercise. What were the objectives of the WZCS document? अब जब भी आपने MCQs करने होते हैं, सो MCQs को करने का सही तरीका क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं वो सीधा 5 की 5 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 5 क्वेश्चंस मतलब मेन क्वेश्चन भी पढ़ लिया, उसके बाद उसके सब क्वेश्चन भी पढ़ लिया। वो ऑब्वियसली वो याद रखना ईजी थोड़ी ना होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ आपने मेन क्वेश्चन पढ़ना है, आपने ऑप्शंस को नहीं देखना जब तक आप मेन क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उसकी लोकेशन नहीं ढूंढ लेते। सो सबसे पहले क्या करोगे, मेन क्वेश्चन को पढ़ोगे। What were the objectives of the WZCS document? Objectives क्या थे उसके मेन, किसके, डॉक्यूमेंट के, ऑब्जेक्टिव ऑफ इस डॉक्यूमेंट के। अब मैं सबसे पहले कोशिश करूँगी इसकी जो है अपनी लोकेशन फाइंड आउट करने की। सो लोकेशन है इसकी सेकेंड पैराग्राफ में, जहाँ पर लिखा हुआ है, सेकेंड फोर्थ लाइन आप देख सकते हो, दिस कमिटमेंट हैज़ नाउ बीन क्लियर डिफाइंड इन द वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी विच ऑल्दो एन इम्पॉर्टेंट एंड वेलकम डॉक्यूमेंट, क्या था, does seem to be based, किसके ऊपर based था, on an unrealistic optimism about the nature of zoo industry. So इसके बाद क्या था, उन्होंने बोला था A to improve the caliber of zoo worldwide। अभी इसके बारे में डॉक्यूमेंट में अभी बात मुझे नहीं लग रहा की गई है। टू इम्प्रूव कैलिबर के बारे में, जूस के बारे में तो बात बोल ही नहीं रहे, तो ये मेरा नॉट गिवन हो जाएगा। टू आइडेंटिफाई जू सुटेबिलिटी फॉर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। अब देखिए, अब जितना पैराग्राफ वैसे अब तक हमने पढ़ा भी है, तो वहाँ पर कंजर्वेशन के बारे में ही बात की गई है, राइट। कहीं भी हमने ये नहीं देखा हुआ कि कंजर्वेशन की बात नहीं की। सो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि बी है कंजर्वेशन, हम एक गेस वर्क लगा देते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड फंड्स फॉर जूज इन अंडर, लेकिन अब ये नहीं आपने देखना कि फंड्स के बारे में कहा, इसके बारे में, लेकिन हमने फोकस सिर्फ इस पे करना है, उस लोकेशन पे। डॉक्यूमेंट में क्या बोला है बेसिकली, नॉट फॉर जूज, उस जूज के डॉक्यूमेंट में क्या था, जूज के डॉक्यूमेंट में कंजर्वेशन प्रैक्टिस के बारे में बात की गई है। सो आवर आंसर इज बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 24। Why does the writer refer to Robin Hill Adventure Park? कहते हैं अब रॉबिन हिल जो है एडवेंचर पार्क के बारे में उस राइटर ने क्या रेफर किया है। अब हम फिर से जाएंगे और इसकी लोकेशन ढूंढेंगे, इजी है। हम सबसे पहले रॉबिन हिल ढूंढेंगे कि रॉबिन हिल कहाँ पर, किसके बारे में कहाँ लिखा है। सो जहाँ पर आपको रॉबिन हिल मिल जाएगा, इट्स हेयर, दिस एस्टेब्लिशमेंट विच फॉर द, आपका पैराग्राफ है ये 5th पैराग्राफ है। This includes Robin Hill Adventure Park on the Isles of Wight, which many consider the most notorious collection of animal in the country. This establishment, which for years was protected by the Isles local council, which viewed it as a tourist amenity, was finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed under the terms of the Zoo Licensing Act 1981. As it was always collection of dubious repute, one of the obliged reflect upon the standard that the Zoo Federation sets when granting membership. Situation worse in developing country where little money is available for development and that's hard. So यहाँ पर सारा कुछ उन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा है। अब कहते हैं एक तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई थी और उनकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं थी कहते, और उसका जो डेवलपिंग कंट्री था वहाँ पर भी उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इनकॉपरेशन की कमी थी, कलेक्शन इनटू ओवरऑल स्कीम्स में। तो बहुत सारी कमज़ोरियों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी खामियों के बारे में, वीकनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं।
तो अगर मैं पढ़ रही हूँ, सपोर्ट की तो बात की नहीं उन्होंने, क्रिटिसाइज ऐसा भी नहीं उन्होंने बोला, लेकिन रेफ़र किस चीज़ को किया, उसने रेफ़र किया है, इलिस्ट्रेट किया है उसने किस चीज़ को, द वीकनेस इन WCCS डॉक्यूमेंट, तो उसकी वीकनेसेस, सो आंसर इज सी। नाउ 25th, what word best describe the writer response to call-in touch predictions on captive breeding programs? अब ये वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक तरह का कंक्लूजन पूछ रहे होते हैं आपसे कि आपने सारा पैसेज पढ़ लिया है और राइटर का क्या आपको नज़रिया लग रहा है, या राइटर आपको क्या लग रहा है, क्या बताना चाह रहा है, फाइन। अब इसमें ज़रूरी नहीं आपने सारा पढ़ना है, आपने अब दोबारा से पैसेज पढ़ने जाओगे, अब कॉल इन टच ने, इसमें आपको अब देखो, एक तो है सबसे पहले ऑप्शंस, इसमें हमेशा सबसे पहले ऑप्शन आप पढ़ोगे इस ऐसे वाले क्वेश्चंस में जो आपको कंक्लूजन पूछ रहे होते हैं। तो इसमें अगर मैं पढ़ रही हूँ, उन्होंने लिखा है डिसबिलीविंग लिखा है, एक लिखा है इम्पार्शियल, प्रिजुडाइज्ड, एक्सेप्टिंग, तो ये वाले इसमें वैसे ही हमें क्लियर हो रहा है। देखो एंड में भी उन्होंने लिखा ही हुआ था यहाँ पर, दैट दे कुड सेव अराउंड 2000 स्पीसीज, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, of endangered land vertebrates. This seems an extremely optimistic proposition from a man who must be aware of the failings and weaknesses of the zoo industry. The man who, when a member of Council of London Zoo, had to persuade the zoo to devote more of its activity to conservation. Moreover, where are the facts to support such optimism? कहते हैं moreover, ऐसे facts है कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर है इन सब चीज़ों को, मतलब जो कि इनको सब चीज़ों को बताए कि येस इट एक्चुअली हैपेंड, फैक्ट्स कहाँ हैं वो बोले, सो इट मीन्स ये सब क्या था, झूठ था ये सब, सो दैट इज़ वाई डिसबिलीविंग इज माई आंसर। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस पैसेज इज 26 to 28 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, बहुत बार होता है हम बहुत जल्दी में होते हैं, हम फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जो हेडिंग है और उस क्वेश्चन की जो आपको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पूछी होती हैं वो हम नहीं पढ़ते अच्छे से। सो द राइटर मेंशन्स अ नंबर ऑफ फैक्टर विच लीड हिम टू डाउट द वैल्यू, मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसे कौन से कारण थे, वजह थी जिसकी वजह से उसने डाउट करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है, किसके लिए, किस चीज़ पे डाउट किया, वैल्यू ऑफ WCCS डॉक्यूमेंट, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मेंशन्ड। अब सबसे पहले अगर आपको लगता है कि इट्स ईजी टू रेमिनिसेंस टू रिकॉल व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड, सो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर टू रीड दीज ऑप्शंस। आप पहले ये ऑप्शंस रीड करोगे, जैसे नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड जूज इन द वर्ल्ड, ओके, अनरजिस्टर्ड जूज की पीछे कहीं बात की गई थी, हो सकता है, लेकिन मैं फट टिक कर देती हूँ, मैं एक बारी कंफर्म करने के लिए आई विल गो एंड रीड इन द पैसेज। द लैक ऑफ मनी इन डेवलपिंग कंट्रीज, लैक ऑफ मनी की बात उन्होंने डेवलपिंग कंट्री में नहीं की थी, रैदर उन्होंने बात की थी कि वहाँ पर इन जूज को लेकर और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, लेकिन मनी के रिलेटेड उन्होंने बात नहीं की, ये वैसे ही नॉट गिवन हो गया। द एक्शन ऑफ द एल्स ऑफ वेट लोकल काउंसिल, कोई एक्शन क्या लिया था ये चेक कर लेंगे हम। द फेलियर ऑफ WC टू एग्जामाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर जूज, स्टैंडर्ड्स की भी बात की थी और मुझे पता है फेलियर की भी बात इस रिलेटेड की गई थी। द अनरियलिस्टिक एप ऑफ, ये अभी हमने पढ़ा है जहाँ पर उन्होंने पूछा बट वेयर आर द फैक्ट्स, आपको अगर याद होगा अभी हमने पढ़ा था, तो ये मुझे पक्का हो गया कि ई हो सकता है। द पॉलिसीज ऑफ WCCS जू मैनेजर्स की पॉलिसीज़ के रिलेटेड पे कुछ ऐसा खास बात नहीं की गई। सो अगर मैं इसकी लोकेशन ढूंढने लगूँ तो सबसे पहले इसका लोकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1 to 3rd पैराग्राफ पे। द WCC estimates that there are about 10,000 zoos in the world, of which around 1,000 represent a core of quality collection capable of participating in coordinating conservation programs. This is probably the document first failing, as I believe that 10,000 is a serious underestimate of the total number of places masquerading as a zoological establishment. Of course, it is difficult to get accurate data. तो पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि अनरजिस्टर्ड जूज थे और जो उसके वो रजिस्ट्रेशंस नहीं थी, लिस्ट में उनके नाम कोई उनको अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं किया जाता था, सो दैट इज़ वाई इसका ए है आंसर, देन डी एंड देन ई। उसके बाद उन्होंने बात की हुई है, अगर आप देखो 28th 27th आपको नेक्स्ट ही पैराग्राफ में मिल जाएगा। द सेकेंड फ्लॉ इन द रीजनिंग ऑफ WCCS डॉक्यूमेंट इज द नेव फेथ इट प्लेसेस इन इट्स
1000 core zoos, one would assume that, जो हमने अभी पढ़ा था कि assume किया जाता था कि इतने सारे कैलिबर हैं जो कि केयरफुली एग्जामिन किए गए हैं, लिस्ट थी, तो वो क्या था, नहीं था, एग्जामाइन नहीं किया गया था, ये हमने पढ़ा है, दैट इज़ माई आंसर इज डी। नाउ अनरियलिस्टिक एम्स जो है हमारा वो लास्ट में आ जाएगा। टुडे अप्रॉक्सीमेटली 16 स्पीसीज माइट बी सेड टू हैव बीन सेव्ड बाय कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ऑल्दो, लेकिन a number of these can hardly be looked upon as resounding success. Beyond that, about a further 20 species are being seriously considered for zoo conservation programs, given that the international conference at London Zoo was held 30 years ago. This is pretty slow progress. तो मेरा ई आ जाएगा, जो एम था उसका नंबर ऑफ स्पीसीज सेव्ड टू डेट, अनरियलिस्टिक एम था, क्योंकि ना तो उसका कोई इफेक्ट था, बहुत स्लो था, तो वो सही नहीं था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पैसेज, ऑल द एक्सरसाइजेज वी हैव डन। आई होप आपको मेरी एक्सरसाइजेज जो सॉल्व की गई हैं आपको हेल्प करेंगी, आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली वो डाउट्स इसी एक वीडियो बना दूंगी, उसके ऊपर वो डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी। सो इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, एनीथिंग, प्लीज़ जस्ट डू मैसेज बिलो सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, आपके जितने स्कोर्स हैं वो आ सकें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सब समझ में आए। और इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपको टिप्स भी की वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर दूंगी, जिसमें आपको सबसे पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की टिप्स दूंगी, और धीरे धीरे रीडिंग देन राइटिंग 4 मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे सारे टिप्स के। अब एक लास्ट हमारा इसका पैसेज रह गया है जो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। द फाइनल पैराग्राफ इज आर्किटेक्चर रीडिंग फॉर द स्काई। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, और इसमें हो जो भी आपके डाउट्स होंगे सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। Thank you so much and keep watching my videos so that you can score your required bands. Thank you.